अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल। जैसे कि आज हम यहाँ पर जो डिस्कस करने लगे हैं वो है जी हमारा होम्योस्टेसिस। और एमडी कैट में होम्योस्टेसिस का चैप्टर आता है और इस चैप्टर के साथ सबसे मुश्किल टॉपिक नेफ्रॉन का फंक्शन और काउंटर करंट मल्टीप्लायर है, जिससे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। और ये दो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वो कैसे, जब मैं आप लोगों को पास ईयर एमडी कैट एमसीक्यूज़ कराऊंगी तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा इस चैप्टर में इन टॉपिक से एमसीक्यूज़ लिए जाते हैं। और अपने वादे के मुताबिक मैं आप लोगों को अथेंटिक पास ईयर एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कराऊंगी और उनके नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी, जिनका लिंक आप लोगों को मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में आप क्या क्या सीखेंगे, जैसे कि फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन विद इजी कंसेप्ट, सेकेंडली काउंटर करंट मल्टीप्लायर जिसको लॉजिकली यहाँ पर समझेंगे। उनको समझने से पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि एमडी कैट 2025 में कहाँ से, यानी कि किस यूनिवर्सिटी से कितने कितने एमसीक्यूज़ इस चैप्टर से कंडक्ट किए गए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किस चीज़ की, आईबीए की बात करें तो आईबीए में जो है वो यहाँ से 7 एमसीक्यूज़ लिए गए, ठीक है ना। इसी तरह से हम बात करें अगर यूएचएस की, तो यूएचएस से 4 एमसीक्यूज़ इस चैप्टर से लिए गए, इन टॉपिक से लिए गए, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं किस चीज़ की, हम बात करते हैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ से 7 एमसीक्यूज़ लिए गए। और केएमयू में सबसे ज़्यादा जो है वो एमसीक्यूज़ कंडक्ट किए गए, कितने 9 एमसीक्यूज़ यहाँ से कंडक्ट किए गए। तो यहाँ पर ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब चलें यहाँ पर जो है वो हम जो है वो अपना कुछ कंसेप्ट जो है वो तैयार कर लेते हैं। इसके बाद जो है वो हम एमसीक्यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को आप लोगों ने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी लाजमी करना है। जैसे कि मैंने जब आप लोगों को वन शॉट दिया था, तो वन शॉट में मैंने आप लोगों को यहाँ पर जो है वो डिटेल स्ट्रक्चर दिया था, किडनी का स्ट्रक्चर दिया था। और किडनी के स्ट्रक्चर में उसका जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है जिसको हम कहते हैं नेफ्रॉन, इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को डिटेल से बताया था। पहले मैंने आप लोगों को जो है वो स्ट्रक्चर पढ़ाए थे, बाद में मैंने आप लोगों को साथ में फंक्शन पढ़ाए थे। मैं आज की वीडियो में वो स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाने वाली, हम डायरेक्ट यहाँ से जो है वो फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एमसीक्यूज़ तो आते ही आते हैं। आप लोगों को एमसीक्यूज़ कराऊंगी, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन में अगर हम यहाँ पर देखें तो उसको फंक्शन ऑफ किडनी भी कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम ये देखें कि जो हमारा किडनी है ना, किडनी का काम क्या होता है, देखो भाई किडनी का हमारे पास जो है वो मेन फंक्शन क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन। लेकिन इसके अलावा भी किडनी बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करती है, उनको आज हम नहीं पढ़ रहे। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं जो मेन फंक्शन है, जो एमडी कैट का कोर है, ठीक है। और वो हमारे पास क्या है जी, यूरिन फॉर्मेशन। और यूरिन फॉर्मेशन जो है बेसिकली वो 3 स्टेप्स में होता है। तो वन बाय वन करके इन 3 स्टेप्स को हम यहाँ पर जो है वो डिस्कस करते हैं। तो पहला हमारे पास जो स्टेप है दैट इज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। क्या है जी, ग्लोमेरुलर, ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहाँ पर होती है, कैसे होती है, और इस फिल्ट्रेशन में क्या क्या चीज़ें जो है वो फिल्टर करके आती हैं, ये चीज़ हम देखते हैं। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बेसिकली होती है ड्यू टू द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कैसे होता है, जैसे कि आप सबको बताया था मैंने वन शॉट में कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट होता है यहाँ पर एफरेंट और एफरेंट आर्टरियूल की वजह से। अब वो कैसे, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि जो एफरेंट आर्टरियूल होती हैं, एफरेंट आर्टरियूल का जो डायमीटर होता है वो पीछे से थोड़ा सा वाइड होता है, और एफरेंट आर्टरियूल का, ठीक है ना, ये मेरे पास कौन सी है, ये है जी एफरेंट, ठीक है। ये एफरेंट है और ये हमारे पास कौन सी है, ये एफरेंट है, ठीक है। तो एफरेंट का अगर आप लोग यहाँ पर डायमीटर देखो तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इनका डायमीटर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द एफरेंट आर्टरियूल, जिसकी वजह से पीछे से हमारे पास ब्लड जो है वो ज़्यादा आ रहा होता है, आगे से उस तरह से नहीं निकल रहा होता है जितना कि पीछे से ब्लड आ रहा होता है। दैट्स
दैट्स वाई यहाँ पर प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और प्रेशर के क्रिएट होने से जो हमारे पास क्या होता है, ब्लड होता है, या यूँ कहें कि ये जो कैपिलरीज होती हैं, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती हैं, इनसे जो हमारे पास क्या होता है, जो भी यहाँ पर लिक्विड, जो भी यहाँ पर ब्लड जो है वो यहाँ से गुजरता है, प्रेशर की वजह से यहाँ से उसमें से चीज़ें जो है वो बाहर आ जाती हैं। किस वजह से बाहर आई? ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। यहाँ पे याद रखिएगा, ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक, ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से यहाँ पर जो है ये चीज़ें बाहर आती हैं, ठीक है ना। अब कौन कौन सी चीज़ें जो है यहाँ पर बाहर आती हैं ये भी आप लोगों ने याद रखना है, और कौन सी चीज़ें नहीं आती ये भी आप लोगों ने याद रखना है। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में वो कौन कौन सी चीज़ें बाहर आती हैं, जैसे कि हमारे पास हो गया जी वाटर है, इसी तरह से हमारे पास कुछ आयंस होते हैं, ठीक है, एंड हमारे पास और क्या है जी, हमारे पास जैसे कि सोडियम है, ठीक है ना, इसी तरह से क्लोराइड आयन होता है, इसी तरह से हमारे पास क्या होता है जी, ग्लूकोज है हमारे पास, ठीक है, और हमारे पास क्या होता है जी, अमाइनो एसिड होता है, ठीक है, अमाइनो एसिड भी हमारे पास आ जाते हैं। इसी तरह से हमारे पास क्या आता है जी, यूरिया इसमें से आता है, ठीक है ना। यूरिया के बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हमारे पास यूरिक एसिड भी आता है, ठीक है, और यहाँ पर क्या चीज़ आती है, यहाँ पर आती है जी एंटीबॉडीज़, ठीक है, एंटीबॉडीज़ भी यहाँ से जो है ये निकल कर आती हैं, ठीक है। अब एक चीज़ आप लोगों ने यहाँ पर याद रखनी है, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो फिल्टर नहीं होकर आती, ठीक है ना। तो आप लोगों ने वो याद रखनी है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास क्या होंगी, लार्ज प्रोटीन होंगी, ठीक है। तो लार्ज प्रोटीन जो है वो यहाँ पर नहीं आएंगी। इसके अलावा हमारे पास जो RBCs हैं, ठीक है ना, ये भी नहीं आएंगे, और इसके अलावा जो प्लेटलेट्स होती हैं, ठीक है, प्लेटलेट्स होती हैं, ये भी नहीं आएंगी। ये चीज़ें जो है ये क्या होंगी, ये नहीं आएंगी, ठीक है। तो आप लोगों ने ये भी याद रखना है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया किस किस वजह से जो है यहाँ पर हमारे पास ये फिल्ट्रेशन होती है। अब ये जो सारी की सारी चीज़ें इस प्रेशर की वजह से बाहर आती हैं, इनको हम नाम क्या दे देते हैं, फिल्ट्रेट का, इसको हम यहाँ पर जो है वो नाम दे देते हैं। तो ये हुआ हमारे पास फर्स्ट स्टेप फिनिश। अब हम यहाँ पर चलते हैं जी सेकंड स्टेप की तरफ, एंड मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टेप है हमारे पास ये। और यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, ये भी याद रखिएगा कि जो हमारे पास क्या होता है, ये जो हमारे पास सेकंड स्टेप है, ठीक है, जिसको हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं जी, हम इसको नाम दे देते हैं ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन। अब ये जो ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन होता है ना, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है जी, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब ये जो रीएब्जॉर्प्शन होती है किन तरीक़ों से होती है, ये होती है बाय पैसिवली प्लस एक्टिवली, ठीक है ना, यानी खुद ब खुद भी होती है और इसको हम खुद से करवाते भी हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो क्या होता है कि ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन होती है ना, ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन किन किन पोर्शन में होती है, जैसे कि हमने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन देखा कि ये कहाँ पर हो रही थी, रीनल कॉर्पसल में हो रही थी, यानी कि ग्लोमेरुलस और बाउमेन कैप्सूल में इनका जो है वो क्या हो रहा था, इनका सारा फंक्शन हो रहा था। लेकिन यहाँ पर ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ पर हो रही होती है, याद रखिएगा, ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन PCT में होती है, लूप ऑफ हैनले में होती है, और यहाँ पर किस में होती है जी, DCT के अंदर भी होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि हमारे पास ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन में जो हमारे पास जो PCT है उसमें क्या क्या चीज़ें एब्जॉर्ब होंगी, ठीक है ना, लूप ऑफ हैनले में क्या होगा और DCT में क्या होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा था आप लोगों को वन शॉट में, ये हमारा क्या है जी, ये है हमारा PCT, ठीक है, ये हमारा क्या होता है जी, PCT होता है। PCT में आप लोगों को क्या मिलते हैं, क्यूबाइडल सेल्स मिलते हैं, इनमें आप लोगों को क्या मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है जो कि ATP बनाता है। तो ये ATP को यूज़ करके यहाँ से हम इनकी क्या कराएंगे, एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कराएंगे। अब एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन किन किन की होगी, यानी कि किस किस चीज़ की यहाँ पर एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगी, तो यहाँ पर याद रखिएगा हमारे पास अमाइनो एसिड है, ठीक है ना, इसी तरह से हमारे पास क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ठीक है। तो
तो याद रखिएगा कि अमाइनो एसिड और ग्लूकोज जितना आए थे इनको 100%, यानी कि अगर ये 100% आए थे तो इनको 100% ही क्या करा लिया जाएगा, रीअब्जॉर्ब करा लिया जाएगा और इनको वापस ब्लड का पोर्शन बना दिया जाएगा। इसी तरह से हमारे पास क्या होता है जी, सोडियम होता है और हमारे पास क्या होता है जी, वाटर होता है। तो जितना भी हमारे पास सोडियम और वाटर यहाँ से निकल कर, ठीक है ना, यहाँ फिल्ट्रेट से निकल कर यहाँ पर आए होते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ से हमारे पास तकरीबन सोडियम और वाटर यानी कि 65% ये जो है दोबारा से इनको क्या बना लिया जाता है, ब्लड का पार्ट बना लिया जाता है। तो ये हमारे पास जो पीसीटी है, पीसीटी में फिल्ट्रेट आ चुका था क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो यूज़फुल थी, उनको हमने बॉडी से बाहर नहीं जाने देना था। तो यहाँ पर हमारे पास पीसीटी में जो चीज़ें आई थी हमने उसको क्या करा लिया, हमने उनको जो है वो रीअब्जॉर्ब करा लिया। अब बात करते हैं किस चीज़ की, लूप ऑफ हेनले की। किस चीज़ की हम बात करते हैं, हम यहाँ पर बात करते हैं लूप ऑफ हेनले की। तो लूप ऑफ हेनले की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि इसके हमारे पास क्या होते हैं, पोर्शन होते हैं, जैसे कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो हमारे पास ये जो क्या होता है जी, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है। तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले हमारे पास ओनली परमिएबल टू वाटर, ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा, इससे सिर्फ और सिर्फ पानी आता है। और यहाँ से जो हमारे पास असेंडिंग होता है ये परमिएबल टू सॉल्ट, जैसे कि हमारे पास क्या हो जाता है, सोडियम है, क्लोराइड है, कैल्शियम है और मैग्नीशियम वगैरह है। तो यहाँ से हम इनके क्या करा लेंगे, रीएब्जॉर्प्शन करा लेंगे। अब बचता है हमारे पास क्या चीज़, DCT। ये हमारे पास था लूप ऑफ हेनले और यहाँ पर हमारे पास बच गया जी DCT। तो DCT को अगर हम यहाँ पर देखें तो DCT में भी क्या होती है, रीअब्जॉर्प्शन होती है। लेकिन ये जो रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है ना, ये हमारे पास क्या होता है कि हार्मोनल कंट्रोल के अंदर आती है, यानी कि ये कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होती है। अब कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि जब बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रही होती है, बॉडी में जो है वो साल्ट ज़्यादा हो गए हो या बॉडी में जो हमारा बीपी होता है वो डाउन हो जाए, तब ये क्या होती है जी, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होती है अंडर द हार्मोनल कंट्रोल। अब मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन कौन से हार्मोन है, ठीक है ना, जिनके थ्रू हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो रीअब्जॉर्प्शन है वो यहाँ पर करते हैं। अब वन बाय वन करके मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देती हूँ, ठीक है। तो पहला हमारे पास जो हार्मोन होता है वो कौन सा हार्मोन है, एल्डोस्टेरोन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो एल्डोस्टेरोन होता है ना, ये कहाँ से निकलता है, ये एड्रीनल कॉर्टेक्स से निकलता है। याद रखिएगा कहाँ से निकलता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स से यहाँ पर ये निकलता है। एड्रीनल कॉर्टेक्स से निकलने के बाद, ठीक है ना, अब ये एल्डोस्टेरोन कब निकलेगा ये भी याद रखना, निकलता कहाँ से है, ये निकलता है जी एड्रीनल कॉर्टेक्स से, ठीक है ना। ये कब निकलेगा, जब हमारे पास जो है लो सोडियम होगा, ठीक है। यहाँ पर आयंस की क्या होगी, यहाँ पर जो है वो डेफिशिएंसी होगी और हमारा बीपी भी क्या होगा, डाउन होगा। जब ये निकलेगा तो ये किस चीज़ के ऊपर जाकर एक्ट करेगा, तो आप लोगों ने याद रखना है, एक्ट करेगा ये हमारी किस चीज़ के ऊपर, पीसीटी के ऊपर प्लस कलेक्टिंग डक्ट। CD लिख रही हूँ, उसका मतलब क्या है, कलेक्टिंग डक्ट। तो वहाँ पर जाकर ये क्या कराएगा, वहाँ पर जाकर ये कराएगा जी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम, ठीक है। ये क्या कराएगा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन, ठीक है ना। इसके अलावा ये हमारे पास वाटर को भी रीअब्जॉर्ब कराएगा और जो हमारा क्या होगा, ब्लड प्रेशर होगा उसको भी क्या करेगा, ये नॉर्मल करेगा। तो ये एल्डोस्टेरोन का काम है, ठीक है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है वो दूसरा हार्मोन बताती हूँ, ठीक है ना। और वो हार्मोन हमारे पास कौन सा है, वो है हमारे पास जी ADH, ठीक है। वो हमारे पास क्या होता है, ADH होता है। और ये हार्मोन हमारे बेसिकली कहाँ से निकलता है, हाइपोथैलेमस में बनता है और पिट्यूटरी जो हमारे पास ग्लैंड होता है उसका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वहाँ से ये निकलता है, ये भी आप लोगों ने याद रखिएगा। अच्छा, ये कब निकलता है, जब बॉडी के अंदर क्या होती है, हाइड्रेशन, ठीक है, यानी कि वाटर की डेफिशिएंसी है। एल्डोस्टेरोन कब निकल रहा था, जब हमारे पास लो सोडियम था। ये कब निकल रहा है, जब हमारी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन है, जब वाटर की डेफिशिएंसी है और हमारी बॉडी में क्या है जी, साल्ट जब ज़्यादा होते हैं ये तब निकलता है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये कहाँ पर जाकर एक्ट करता है, ये एक्ट करता है
ठीक है, एक्ट करता है किस चीज़ के ऊपर, ये कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर जाकर जो है वो यहाँ पर क्या करता है, एक्ट करता है और वहाँ से क्या कराता है, इंक्रीज दी परमिएबिलिटी टू वाटर, और उसको क्या करा देगा, रीएब्जॉर्ब करा देगा, जिससे क्या होगा, जिससे जो यूरिन है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो कंसंट्रेटेड हो जाएगा, ठीक है ना, और हमारे पास जो बॉडी है, ठीक है ना, उसका जो वाटर बैलेंस है वो भी क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एडीएस का काम था। इसके अलावा भी हमारे पास और हार्मोन होते हैं, जैसे कि अगर मैं आप लोगों को बताऊं, हमारे पास एक हार्मोन है जिसका नाम हमारे पास क्या है, पैराथॉर्मोन। क्या नाम है जी, पैराथॉर्मोन हार्मोन, ठीक है ना। अब ये जो पैराथॉर्मोन हार्मोन होता है ना, ये बेसिकली हमारे पास पैराथायराइड ग्लैंड से निकलता है, ठीक है ना। कहाँ से निकलता है, पैराथायराइड ग्लैंड से निकलता है, और कहाँ पर जाकर एक्ट करता है, ये एक्ट करता है पीसीटी प्लस कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर जाकर ये एक्ट करता है, और वहाँ पर ये जाकर क्या कराता है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम, ठीक है ना। यहाँ पर क्या कराता है जी, रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, सॉरी सोडियम नहीं होगा यहाँ पर, हमारे पास क्या होगा, कैल्शियम, और यहाँ पर क्या करेगा, डिक्रीज द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द फॉस्फेट, प्लस ये क्या करेगा, डिक्रीज रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फेट, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये इसके जो है ये काम है। इसके अलावा एक और हार्मोन होता है, ठीक है ना, उसको आप लोग खुद लिख लें, मैं यहाँ पर आपको बताती चली जाती हूँ। जैसे कि हमारे पास क्या होता है, एक और हार्मोन है रेनिन। रेनिन बेसिकली हमारी किडनी से ही निकलता है। किडनी में कहाँ से निकलता है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन से निकलता है, और ये एक सिस्टम बनाता है जिसको हम कहते हैं रास, RAAS, रास, जिसका मतलब क्या होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम सेकेंड। ये काम कहाँ पर करेगा, ये जो है ये हमारे पास एल्डोस्टेरोन, ठीक है ना, प्लस ADH, इनकी सेक्रेशन को क्या करता है, ये बढ़ा देता है, ताकि जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो भी हमारे पास क्या हो जाए, बढ़ जाए, या फिर हमारा जो ब्लड वॉल्यूम है वो भी क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास रेनिन का काम होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और हार्मोन होता है जिसको हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं, ANP या ANF, ठीक है ना। ये हार्मोन कब निकलता है, ये हमारे पास ये निकलेगा जब हमारी बॉडी में क्या होता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है और ब्लड वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होता है। अब ये हार्मोन कहाँ से निकलता है, हमारे हार्ट से निकलता है, ठीक है, और ये कहाँ पर जाकर जो है ये एक्ट करेगा, ये कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर जाकर एक्ट करेगा, ठीक है ना। और ये जो हमारे पास एफरेंट आर्टरियूल होते हैं ना, इनको भी क्या करा देगा, डायलेट करा देगा, और वहाँ ये प्रेशर को बढ़ा देगा। इससे क्या होगा कि ये क्या करा देगा, इनहिबिट कराएगा एल्डोस्टेरोन को, ठीक है ना। जब एल्डोस्टेरोन जो है हमारे पास इनहिबिट होगा तो उससे क्या हो रही थी, यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर हमारे पास जो है वो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम एंड वाटर हो रहा था। तो यहाँ पर जब एल्डोस्टेरोन कम होगा तो इससे रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, पानी भी कम एब्जॉर्ब होगा, और ये जो हमारा ब्लड प्रेशर होगा जो बढ़ा हुआ था वो क्या हो जाएगा, वो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को कौन सा जो है वो फंक्शन बताया, यहाँ पर हमने पढ़ा सेकंड स्टेप, एंड दैट इज़ द ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन। अब हमारे पास तीसरा स्टेप है, एंड दैट इज़ द सेक्रीशन। और सेक्रीशन जो है हमारे पास कब होती है, यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो जो सेक्रीशन है वो हमारे पास तीसरा स्टेप है। तीसरे स्टेप में हमारे पास क्या है जी, सेक्रीशन, ठीक है। तो सेक्रीशन हमारे पास जो है वो बेसिकली हमारे ब्लड की पीएच को मेंटेन करने के लिए होती है। अब ब्लड की पीएच क्या है, जैसे कि आप सबको पता है 7.35 से लेकर 7.45 ये हमारे ब्लड की पीएच होती है। यानी कि होता क्या है कि जो फिल्ट्रेट भी यहाँ पर आया होता है ना, उसमें यहाँ पर जो है वो H पॉजिटिव आयन, K प्लस आयन और NH4 ये निकल आते हैं, जो कि ब्लड को जो है यहाँ पर एसिडिक बनाते हैं। और हम नहीं चाहते कि हमारा जो ब्लड है वो एसिडिक रहे, क्योंकि एसिडिक इन्वायरमेंट पर हमारे एंजाइम अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे, हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिल पाएगी, ठीक है। और ये सेक्रीशन जो है हमारी PCT, DCT और कलेक्टिंग डक्ट तीनों से होगी। और याद रखिएगा कि ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सेक्रीशन ये एक साथ होती हैं। अच्छा, अब इस फिल्ट्रेट से हमने कहाँ से जो है वो दोबारा से क्या करानी होती है, सेक्रीशन करानी होती है। अब याद रखिएगा कि ये जो हमारा PCT होता है, PCT से यहाँ पर हमने क्या क्या जो है वो निकलवाना है, यहाँ से हमने जो है वो NH3,
ठीक है, NH3 निकलवाना है और हमने यहाँ पर जो है वो H पॉजिटिव आएगा। इसी तरह से हम जो है वो DCT को भी देख लें तो DCT से हमारे पास क्या क्या निकल कर आता है, यहाँ पर H पॉजिटिव प्लस पोटाशियम आयन ये निकल कर आते हैं। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो कलेक्टिंग डक्ट होता है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो है कलेक्टिंग डक्ट होता है, कलेक्टिंग डक्ट से भी हमारे पास H पॉजिटिव और K प्लस आयंस जो हैं यहाँ से निकल कर आते हैं। तो ये था हमारे पास आज का जो फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन था, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग ये 3 स्टेप मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझा दिए। होप कि आप लोगों को यहाँ पर समझ आए होंगे। अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कौन सा टॉपिक को, हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर। क्या हम डिस्कस करते हैं, हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं काउंटर, ठीक है, काउंटर करंट मल्टीप्लायर, ठीक है, यहाँ पर हम उसको डिस्कस करते हैं। अब काउंटर करंट मल्टीप्लायर क्या है, क्या उसमें होता है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और कैसे होता है, इसको मैं आप लोगों को यहाँ पर रिवाइज करा देती हूँ। यहाँ से MCQs आने ही आने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि काउंटर करंट मल्टीप्लायर बेसिकली है क्या। ये ऐसा मैकेनिज्म है कि जब बॉडी में पानी की डेफिशिएंसी हो या स्ट्रेस हो, ठीक है, तो जो यूरिन हमने बनाना है, यानी कि बॉडी ने जो यूरिन बनाना है उसमें वाटर जो है उसको बाहर नहीं जाने देना, उसमें जितना भी वाटर होगा उसको हमने कंजर्व करना है, ठीक है ना, बाहर पानी को नहीं जाने देना। और ये काम जो है काउंटर करंट मल्टीप्लायर वाला काम के जिसमें हम वाटर को कंजर्व करेंगे, ये काम कौन करता है, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन करता है। ये मैं आप लोगों को डिटेल से पढ़ा चुकी हूँ, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है ना, तो ये भी हमने पढ़ा हुआ है। तो अब यहाँ पर जो है वो काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है ना। अब काउंटर करंट मल्टीप्लायर में हमें चाहिए क्या चीज़, हमें चाहिए एक नेफ्रॉन, ठीक है, और वो कौन सा है, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन को हम क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज यहाँ पर अगर आप लोग देखें, अच्छा सॉरी मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको रेज कर देती हूँ, पहले मैं ये स्ट्रोक चेंज कर लूँ, ठीक है जी, ये देखिए। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, हम ले रहे हैं जी ये नेफ्रॉन जिसका नाम हमारे पास क्या है जी, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो ज़रूरी जो पोर्शन थे वो मैंने बनाए हैं, ज़्यादा डिटेल में मैं यहाँ पर नहीं बना रही, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये हमारे पास क्या है जी, ये है जी लूप ऑफ हेनले, जो चीज़ें हमें चाहिए मैंने वही ड्रॉ की है। ये है हमारा जी लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले का ये हमारे पास डिसेंडिंग लिम्ब है, ठीक है ना, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है जी, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। और ये मेरे पास क्या है जी, DCT का वैसे कोई काम नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो काम रहेगा वो किसके साथ है, लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट के साथ है। अब यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट अब यहाँ पर हमारे पास ये जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन है, मैंने आपको पढ़ाया था कि इसके अराउंड यहाँ पर क्या रन कर रही होती है, वाजा रेक्टा, ठीक है। तो ये आप लोग देख रहे हो, ये मैंने अब क्या ड्रॉ किया है, वाजा रेक्टा ड्रॉ किया है। अब होता क्या है कि ये पीछे से हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा होता है, यहाँ पर आ रहा होता है जी फिल्ट्रेट आ रहा होता है, और उस फिल्ट्रेट में क्या ज़्यादा होता है जी, वाटर, ठीक है। बॉडी में स्ट्रेस की कंडीशन है, बॉडी से पानी को हमने क्या करना, कंजर्व करना है। तो अब इस वाटर को कैसे कंजर्व करेंगे, उसके लिए हमें इस मैकेनिज्म में चाहिए 2 सॉल्ट। एक हमारे पास क्या होता है NaCl और दूसरा हमारे पास क्या होता है जी, यूरिया होता है। जैसे कि आप सबको पता है कि जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है ये ओनली परमिएबल टू वाटर, और ये जो हमारे पास क्या होता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है ये ओनली परमिएबल टू सॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ें निकल कर आएंगी। अब क्या होगा कि जैसे यहाँ पर हमारे पास असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से सॉल्ट निकल कर आते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, अगर आप लोग देखो तो फिल्ट्रेट की जो मूवमेंट होती है ना वो इस डायरेक्शन में होती है, यानी कि ये यू रन कर रहा होता है, ठीक है। और इसके साथ हमारे पास वाजा रेक्टा है। वाजा रेक्टा में क्या मूव कर रहा होता है, वाजा रेक्टा में एक्चुअली में क्या होता है जी, ब्लड होता है। और ब्लड की मूवमेंट आप लोग यहाँ पर देखो ये इस तरह से होती है, यानी कि 2 फ्लूइड हैं एट अ टाइम यहाँ पर ये फ्लो कर रहे हैं, एक की डायरेक्शन दूसरी की डायरेक्शन से अपोजिट है। तो ये जो अपोजिट डायरेक्शन वाला जो मैकेनिज्म है इसी को हम कहते हैं जी काउंटर करंट मल्टीप्लायर। अब यहाँ पर हमने जो है वो एक चीज़ निकाल ली असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से, और वो है हमारे पास क्या चीज़, NaCl।
NaCl जैसे निकलता है तो हम इसको पार्ट बना लेते हैं किस चीज़ का, इस ब्लड का, यानी कि हम इसको कहाँ पे ले आते हैं जी, वाजा रेक्टा में इसको हम यहाँ पर लेकर आते हैं। अब ये वाजा रेक्टा से NaCl यहाँ से मूव करता हुआ ये इस स्पेस में आ जाएगा, ये है जी NaCl। अब ये जो स्पेस है इसको हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं जी, इसको हम नाम दे देते हैं जी मेडुलरी, ठीक है, इंटस्टिशियम का, इसको हम यहाँ पर क्या दे देते हैं जी, नाम दे देते हैं। अब मेडुलरी इंटस्टिशियम में यहाँ पर हम NaCl को ले आए तो इधर क्या हुआ, इधर यहाँ पर NaCl की जो कंसंट्रेशन थी वो ज़्यादा हो गई, पहले नहीं थी। यहाँ पर मेडुलरी इंटस्टिशियम में पहले सोल्यूट नहीं था, ठीक है ना, यहाँ पर हम जो है वो सोल्यूट को ले आए। अब दूसरा हमारे पास जो सॉल्ट हमें चाहिए था दैट इज़ द यूरिया। यूरिया को हम यहाँ पर कहाँ से लेंगे, हम यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट से लेंगे। तो यहाँ से जो यूरिया यहाँ से निकल कर आया है, इसमें से हमारे पास कुछ यूरिया जो है वो वापस यहाँ पर किसका पार्ट बना दिया जाएगा, लूप ऑफ हेनले का पार्ट बना दिया जाएगा। याद रखिएगा कि हम यूरिया को ज़्यादा देर तक बॉडी में नहीं रख सकते, तो जो यूरिया हमारे लूप ऑफ हेनले में आएगा उसको यूरिन का पार्ट बनाकर बॉडी से क्या कर लिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। बाकी हमारे पास जो यूरिया होगा यहाँ पर हमारे पास काम पर आएगा, वाजा रेक्टा में आएगा। वाजा रेक्टा में आने के बाद इस यूरिया को भी यहाँ पर किसका पार्ट बना दिया जाएगा, इस मेडुलरी इंटस्टिशियम का पार्ट बना लिया जाएगा। अब हुआ क्या कि यहाँ पर ये जो मेडुलरी इंटस्टिशियम है यहाँ पर इन सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, यानी कि सोल्यूट ज़्यादा हो गया। अब यहाँ पर अगर देखो तो साथ में हमारे पास लूप ऑफ हेनले है, और लूप ऑफ हेनले का हमारे पास डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले किस चीज़ के लिए परमिएबल है, वाटर के लिए परमिएबल है। तो हमारे पास जैसे ही यहाँ पर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो यहाँ पर वाटर जो मूव कर रहा होगा यहाँ से खुद ब खुद निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। वाटर कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर जो है वो निकल कर आ जाएगा, और यूँ इस तरह से हम वाटर को क्या कर लेंगे, कंजर्व कर लेंगे। आप लोग जानते हैं जैसे कि वाटर की एक हैबिट होती है कि वो कम सोल्यूट से ज़्यादा सोल्यूट वाले एरिया की तरफ क्या करता है, मूव करता है। तो यहाँ पर ये खुद ब खुद क्या करके आ जाएगा, मूव करके आ जाएगा जब यहाँ पर हमारे पास सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो इस तरह से बॉडी में हम क्या कराते हैं, काउंटर करंट मल्टीप्लायर से बॉडी में वाटर को कंजर्व कराते हैं। तो ये जो दो टॉपिक थे मैंने आप लोगों को इनका कंसेप्ट दे दिया है। अब हम यहाँ पर जो है वो MCQs देखेंगे, और यहाँ पर मैं आपको फिर अंदाज़ा हो जाएगा कि वाकई इन दो टॉपिक्स में से सबसे ज़्यादा MCQs कंडक्ट किए जाते हैं। तो चलते हैं हम यहाँ पर मज़ीद और देखते हैं MCQs। लेकिन उससे पहले आप लोग यहाँ तक पहुँच गए और आप लोगों को समझ आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और उसको सब्सक्राइब भी लाजमी कर लें। तो चले होम्योस्टैसिस के अकॉर्डिंग हमारे पास पहला MCQ है जो UHS 2025 में लिया गया। अब ये MCQs है क्या कि किडनी परफॉर्म देयर ओस्मो रेगुलेटरी रोल अंडर द इफेक्ट ऑफ द एंटी डायूरेटिक हार्मोन, विच टाइप ऑफ द यूरिन इज प्रोड्यूस इन दिस सिचुएशन। अब वो क्या कह रहे हैं कि किडनी जब एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी कि ADH के जो इफ़ेक्ट होता है उसके अंडर ओस्मो रेगुलेशन करती हैं, तो किस किस्म का यूरिन यहाँ पर बनता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन में अभी आप लोगों को बताकर आई थी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन कब निकलता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन में अभी आप लोगों को यहाँ पर पढ़ा कर आई हूँ। तो उसी के अकॉर्डिंग अब आप लोगों ने मुझे जो है वो आंसर करना है कि उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यूरिन किस तरह का बनेगा, हाइपरटोनिक यूरिन विद डिक्रीज वॉल्यूम या हाइपोटोनिक यूरिन विद इंक्रीज वॉल्यूम। अच्छा, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक का आप लोगों को जो है वो कंसेप्ट होगा तो मैं यहाँ पर नहीं बता रही, ठीक है। अब हाइपरटोनिक यूरिन विद द डिक्रीज वॉल्यूम या हाइपरटोनिक यूरिन विद द इंक्रीज वॉल्यूम, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो हमारे पास क्या है, ऑप्शन सी, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, हाइपरटोनिक यूरिन विद डिक्रीज वॉल्यूम। देखो भाई, अब हाइपरटोनिक में हमारे पास क्या होता है कि इसमें जो सोल्यूट होते हैं ना वो क्या होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं, और यहाँ पर वाटर जो है वो कम होता है, ठीक है। तो इसी वजह से हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये क्या होगा, हाइपरटोनिक यूरिन होगा विद डिक्रीज वॉल्यूम। क्योंकि आप सबको पता है कि जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, अभी आपको बताकर आई हूँ कि ये किस कंडीशन में वर्क करता है, डिहाइड्रेशन जब बॉडी में होती है ये तब जो है यहाँ पर ये वर्क करता है, और वाटर को क्या कराता है, ये वाटर को क्या कराएगा, इंक्रीज करता है परमिएबिलिटी टू द वाटर, और यूरिन यहाँ पर क्या बनेगा, कंसंट्रेटेड बनेगा। अभी बताकर आई हूँ तो आप लोग यहाँ पर देख लें, UHS में इस तरह से करके इस MCQs को भी पूछा गया है। नेक्स्ट हमारे पास है कि द प्रोसेस ऑफ द ओस्मो रेगुलेशन रेफर टू।
अब हमारे पास वो क्या कह रहे हैं कि जो ऑस्मो रेगुलेशन है किस प्रोसेस के थ्रू होती है, फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड टू रिमूव मेटाबॉलिक वेस्ट, या रेगुलेशन ऑफ द सोल्यूट एंड वाटर मूवमेंट बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स मूवमेंट इन्वायरमेंट, क्रिएशन ऑफ एन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट इन द किडनी मेडुला, ठीक है ना, द सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन दैट कंट्रोल ब्लड प्लाज्मा। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो हमारे पास क्या है, ऑप्शन बी, यानी कि ये क्या करता है, ये रेगुलेट करता है सोल्यूट एंड वाटर मूवमेंट बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट। ये भी हमारे पास UHS 2025 में आ चुका है। तीसरा हमारे पास MCQ है कि A person in hot weather is unable to maintain body temperature, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी है जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा। Which physiological process has failed, ठीक है ना, इस गर्मी में, ठीक है ना, इस हॉट टेम्परेचर में कौन सा प्रोसेस जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। वैसो डायलेशन एंड स्वेटिंग, वैसो कंस्ट्रिक्शन, शिवरिंग, या फिर रेनिन सिक्रीशन। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास क्या है जी, वैसो डायलेशन एंड स्वेटिंग। अच्छा, वैसो डायलेशन और वैसो कंस्ट्रिक्शन क्या होती है? वैसो डायलेशन का मतलब क्या होता है कि ये जो हमारी वेन्स होती है ना, ये गर्मियों में क्या हो जाती हैं, डायलेट हो जाती हैं, जिससे हमारी बॉडी के अंदर जो एक्सेस हीट बन रही होती है वो बाहर निकलती है, जिससे हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ठीक है। और कंस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है कि ये हमारी जो वेन्स होती हैं वो श्रिंक हो जाती हैं। आप लोगों ने सर्दियों में नोट भी किया होगा। इससे क्या होता है कि जो हीट हमें चाहिए होती है उसको बाहर नहीं जाने देना और बॉडी को गर्म करके रखना, ठीक है। तो अब वैसो डायलेशन और स्वेटिंग जो होती है ये फेल हो जाती है जब किसी भी पर्सन के अंदर हॉट वेदर को मेंटेन करने की एबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। अच्छा, ये क्यों होता है? क्योंकि गर्मी में बॉडी टेम्परेचर कम करने के लिए ना ब्लड वेजल क्या हो जाती है, डायलेट हो जाती है और स्वेटिंग होती है। अगर ये प्रोसेस फेल हो जाते हैं तो बॉडी जो है वो क्या कर जाती है, ओवर हीट कर जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि ये भी UHS 2025 में आ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म एलिमिनेट नाइट्रोजिनस वेस्ट मेनली इन द फॉर्म ऑफ द यूरिक एसिड, यानी कि हमने उस ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जो नाइट्रोजिनस वेस्ट। अच्छा, नाइट्रोजिनस वेस्ट क्या होते हैं? जो प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से हमारे पास जो वेस्ट बनते हैं उसको नाइट्रोजिनस वेस्ट कहते हैं। अब हमने उस ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जो इन नाइट्रोजिनस वेस्ट को यूरिक एसिड की फॉर्म में क्या करता है, एलिमिनेट करता है। अच्छा, वो क्या है? वो फ्रेश वाटर फिशेस है, एम्फीबियन है, बर्ड्स है, मैमल्स है। तो वो हमारे पास क्या होते हैं, बर्ड्स होते हैं, ठीक है ना। अब बर्ड्स को हम यहाँ पर एक और नाम भी देते हैं, ये भी याद रखिएगा। इसको हम यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं जी, यूरिकोटैलिक, ठीक है। यूरिकोटैलिक होते हैं और नाइट्रोजन वेस्ट को यूरिक एसिड की फॉर्म में क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, जिससे वाटर की क्या हो जाती है, यहाँ पर हम यहाँ पर उसको जो है वो सेव करवा लेते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कि ओवर कंजम्पशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फूड, यानी कि जब हम किसी इन ऑप्शंस में से हम जब किसी फूड को ज़्यादा लेते हैं तो उससे इंक्रीज हो जाता है रिस्क ऑफ द कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। किस चीज़ को खाने से, इन ऑप्शंस में से किस चीज़ को खाने से जो है वो कौन सा स्टोन बढ़ जाता है, कैल्शियम ऑक्सलेट के चांसेस ज़्यादा हो जाती हैं। ये कहाँ पूछा गया, ये IBA में पूछा गया, यानी कि ये सिंध के अंदर ये पूछा गया। लीफी वेजिटेबल, फ्रूट कंटेन विटामिन C, फ्रूट कंटेन हायर फाइबर या होल ग्रेन। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर हमारे पास क्या है, लीफी वेजिटेबल। अब जैसे कि हम बात करते हैं स्पेनिश की और कुछ लीफी वेजिटेबल, इनमें क्या होता है कि ऑक्सलेट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, जो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन जो है यहाँ पर ये बना सकती हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास IBA 2025 में आया कि शिवरिंग थर्मोजेनेसिस इन वॉल्व, यानी कि शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में क्या होता है। सबसे पहले तो ये समझो कि शिवरिंग थर्मोजेनेसिस हमारे पास होता क्या है, वो प्रोसेस है जिसमें बॉडी मसल की रैपिड कंट्रैक्शन के ज़रिए जो है ये हीट प्रोड्यूस करती है जब बॉडी को क्या लगती है, ठंड लगती है। तो शिवरिंग थर्मोजेनेसिस इन्वॉल्व होता है किस मैकेनिज्म का, यहाँ पर वॉलेंट्री मसल कंट्रैक्शन, इनवॉलेंट्री मसल कंट्रैक्शन, डिहाइड्रेशन या हार्मोन सेक्रेशन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, इनवॉलेंट्री मसल कंट्रैक्शन, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस पास थ्रू द ग्लोमेरुलस इनटू बॉमेन कैप्सूल, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने बताना है, ये IBA में पूछा गया कि कौन सा हमारे पास जो सब्सटेंस है पास कर जाता है ग्लोमेरुलस इनटू द बॉमेन।
ग्लूकोज है, रेड ब्लड है, प्लेटलेट्स है या एल्ब्यूमिन है, तो हमारे पास ये क्या निकल कर आता है, ग्लूकोज निकल कर आता है। रेड ब्लड्स नहीं जा सकते क्योंकि इनका साइज़ लार्ज है, प्लेटलेट्स नहीं जा सकती क्योंकि इनका साइज़ लार्ज है, एल्ब्यूमिन नहीं जा सकती क्योंकि इसका साइज़ लार्ज है। ग्लूकोज का साइज़ छोटा होता है, दैट्स वाई ये यहाँ पर क्या कर लेता है, पास आउट हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है द मेन काज ऑफ द एक्यूट किडनी फेलियर। IBA में पूछा गया, ये किडनी स्टोन में हमारे पास यहाँ से पूछा, सॉरी किडनी फेलियर में, किडनी स्टोन में नहीं, किडनी फेलियर से हमारे पास IBA में यहाँ पर सवाल आया 2025 में कि जो हमारे पास मेन काज होता है किसका, एक्यूट किडनी फेलियर का, क्या है जी, लेस स्वेटिंग, हाइपोथर्मिया। अच्छा, हाइपोथर्मिया क्या होता है, हाइपोथर्मिया का मतलब क्या होता है कि जब बॉडी का टेम्परेचर लेस देन 37 हो जाए, ठीक है, या फिर लीवर फेलियर, ड्रिंकिंग ऑफ द एक्सेस वाटर। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दैट इज़ द लीवर फेलियर। अब यहाँ पर सवाल है कि लीवर फेल होने से किस तरह से एक्यूट किडनी फेलियर होता है। देखो भाई, लीवर की वजह से जो टॉक्सिन है ना, फिर वो अकामुलेट हो सकते हैं जो किडनी को डैमेज करके एक्यूट रीनल फेलियर का काज बन सकते हैं। क्योंकि हमें पता है लीवर क्या है, हमारा लीवर जो है वो टॉक्सिन को डिटॉक्सिफाई करवाने में हेल्प करता है। तो अगर लीवर फेल हो गया तो उससे टॉक्सिन जो है वो जाकर इफेक्ट करेंगे हमारी किडनी के ऊपर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है किडनी परफॉर्म देयर ओस्मो रेगुलेटरी रोल अंडर द इफेक्ट ऑफ द एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब यहाँ पर देखिए ये हमारे पास क्या है जी, IBA 2025 में। अब यही MCQs, फर्स्ट MCQs हम कहाँ पर कर कर आ रहे हैं, UHS के अंदर हम यहाँ पर करके आ रहे हैं। मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये देखिए जी, ये पहला MCQs, ठीक है ना, एज इट इज़। इस MCQs को किस में पूछा गया है जी, हमारे पास IBA में यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर हमारे पास ये देखिए कि इसका आंसर क्या होगा, आप सबको पता है, अभी हम कर कर आए हैं, यानी कि ये क्या होगा, हाइपरटोनिक यूरिन विद द डिक्रीज वॉल्यूम। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड इन द यूरिन ऑफ द हेल्दी ह्यूमन। यानी कि अगर हम अपनी बात करें, ठीक है ना, एक ह्यूमन की बात करें, हेल्दी ह्यूमन के यूरिन में सबसे कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट कौन सा होता है, ठीक है ना। अब हमें पता है हम अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को किस फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं, किस फॉर्म में करते हैं भाई, यूरिया की फॉर्म में करते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर कॉमन जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो क्या होगा जी, यूरिया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच क्लास ऑफ द एनिमल एक्सक्रीट अमोनिया। यानी कि अब हमने उस एनिमल का नाम बताना है जो अमोनिया को क्या करता है, सेक्रेट करता है एज देयर प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट। तो वो हमारे पास क्या होता है, अमोनोटैलिक। ठीक है, जैसे कि हमारे पास अमोनिया है तो अमोनिया से याद रखिएगा अमोनोटैलिक हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जो अमोनिया को डायरेक्टली एक्सक्रीट करते हैं। जैसे कि हमारे पास फ्रेश वाटर फिशेस हैं, ठीक है ना, इसकी हमारे पास ये बेस्ट एग्जांपल मिलती है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये जो हमारे पास यूरिकोटैलिक होते हैं ना, यूरिकोटैलिक हमारे पास किस तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि ये क्या करते हैं, ये यूरिक एसिड को क्या कर रहे होते हैं, ये एक्सक्रीट करते हैं, यूरिक एसिड। ठीक है, जैसे कि हमारे पास बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स वगैरह हो गए। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं ना यूरियोटैलिक के, यूरियोटैलिक हमारे पास कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, जो कि यूरिया को एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट जो है यहाँ पर क्या करते हैं, एक्सक्रीट करवाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमारे पास हमारा नेक्स्ट MCQ है कि द वाटर कंटेंट ऑफ द ह्यूमन किडनी इज रेगुलेटेड बाय द ADH। ठीक है ना, ADH से जो हमारा वाटर कंटेंट है वो क्या होता है, रेगुलेट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज इन्वॉल्व इन दिस इन इट्स सेक्रीशन प्रोसेस। ये IBA में पूछा गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, मैंने आपको कहा था कि जो ADH है कहाँ से निकलता है, ये बेसिकली हमारे हाइपोथैलेमस में बनता है, और हाइपोथैलेमस से फिर ये कहाँ पर जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में जाता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से यहाँ पर ये निकलता है। वो यही पूछ रहे हैं कि ये जो हार्मोन है इसकी सेक्रीशन कहाँ से होती है, एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड या पैराथायराइड ग्लैंड। तो ये कहाँ से निकलता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। देखो किस किस तरह से सवाल जो है पूछे जा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को प्रूफ भी दे दिया कि वाकई इन टॉपिक से सबसे ज़्यादा MCQs पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है यूरियोटेलिज्म, यानी कि रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजन वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ द यूरिया इज एन अडेप्टेशन ऑफ द कोल्ड वेदर, लेस अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर, फ्लडेड इन्वायरमेंटल कंडीशन या फूड शॉर्टेज। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास क्या है, लेस अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर। देखो भाई यहाँ पर अमोनिया भी हो सकता है, लेकिन क्यों नहीं होता, देखो जो यूरिया है वो अमोनिया से कम टॉक्सिक होता है और इसे एक्सक्रीट करने के लिए अमोनिया के मुकाबले में ना यहाँ पर कम पानी चाहिए होता है, इसलिए ये पानी की डेफिशिएंसी वाली कंडीशन के लिए एडेप्टेशन रखता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज यूरिकोटैलिक विद द रेफरेंस ऑफ द एक्सक्रीशन ऑफ द नाइट्रोजनस कंपाउंड। अभी मैंने आप लोगों को पीछे बताया ये कहाँ पर आया है, ये शिज़ैम्बियो में हमारे पास 2025 का MCQ है कि ये इसकी एग्जांपल हमने यहाँ पर बतानी है। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है जी, स्नेक यानी कि रेप्टाइल वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोटेंशियल सिम्टम ऑफ द क्रॉनिक रीनल फेलियर। ठीक है, तो यहाँ पर रीनल फेलियर की हमारे पास पोटेंशियल सिम्टम कौन कौन सी हो सकती हैं। ठीक है, जैसे कि नेफ्राइटिस एंड द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बोन पेन एंड द फ्रैक्चर्स, इम्पेयर्ड कंसंट्रेशन एंड द कन्फ्यूजन, या फिर मसल क्रैम्प ड्यू टू द इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो हमारे पास क्या है जी, मसल क्रैम्प ड्यू टू द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, देखो भाई इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सॉल्ट या मिनरल होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व करके पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बनाते हैं और बॉडी में सिग्नल्स और बैलेंस मेंटेन करते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटाशियम है, कैल्शियम है, क्लोराइड है, बाइकार्बोनेट आयन है। ठीक है, तो क्रॉनिक किडनी फेलियर में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे मसल क्रैम्प होती हैं, वीकनेस और न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम जो है यहाँ पर क्या हो जाती है, जनरेट हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि हाउ डू द किडनी कॉन्ट्रीब्यूट टू मेंटेन नॉर्मल बॉडी कैल्शियम लेवल, यानी कि हमने बताना है कि किडनी ब्लड कैल्शियम लेवल को नॉर्मल रखने में कैसे हेल्प करती है। बाय स्टोरिंग एक्सेस कैल्शियम, बाय रीअब्सॉर्बिंग कैल्शियम एंड एक्टिवेटिंग विटामिन डी, या फिर बाय सेक्रेटिंग कैल्शियम डायरेक्टली इनटू द ब्लड, या फिर बाय कन्वर्टिंग कैल्शियम इनटू यूरिया फॉर एक्सक्रीशन। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, बाय रीअब्सॉर्बिंग कैल्शियम एंड एक्टिवेटिंग विटामिन डी। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है कि किडनी कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन करती है और विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म में यानी कि कैल्सिट्रियोल, ठीक है ना, हमारे पास क्या है, कैल्सिट्रियोल में कन्वर्ट करती हैं, जो इंटेस्टाइन से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को क्या करा देता है, बढ़ा देता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या, एडिशनल कैपिलरीज प्रेजेंट इन द जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन टू फॉर्म अ लूप ऑफ वेसल आर। यहाँ पर हमने बताना है कि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में मौजूद एडिशनल कैपिलरीज जो वेसल का लूप बनाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, आप सबको पता है उसको हम क्या कहते हैं, वाजा रेक्टा कहते हैं। ठीक है ना, ये कहाँ पे पूछा गया, 2025 शिज़ैम्बियो में पूछा गया। नेक्स्ट है हमारे पास के ऑस्मोटिक ग्रेडियंट ऑफ द इनर मेडुला ऑफ द किडनी इज इंक्रीज्ड बाय। ठीक है ना, अब जैसे कि हमारे पास ये 2025 शिज़ैम्बियो में पूछा गया, वो पूछ क्या रहे हैं कि किडनी के इनर मेडुला का ऑस्मोटिक ग्रेडियंट किस चीज़ से बढ़ता है, यूरिया, वाटर, फॉस्फेट या फिर पोटाशियम। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास क्या है जी, यूरिया। देखो भाई, इनर मेडुला की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन और इंक्रीज करने में यूरिया साइकिल बहुत अहम जो है वो रोल प्ले करता है। यूरिया मेडुला में अकोमुलेट होकर ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब देखो, ये जो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट इनर मेडुला ऑफ द किडनी, ये कहाँ से पूछा गया है सवाल, ये पूछा गया काउंटर करंट मल्टीप्लायर से, यानी कि ऑस्मोटिक ग्रेडियंट जो हो रहा है इनर मेडुला में किसकी वजह से हो रहा है, यूरिया की वजह से, और एक और साल्ट था हमारे पास NaCl की वजह से। तो देखो यहाँ पर हमारे पास जो है वो काउंटर करंट मल्टीप्लायर से MCQ लिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है कि Which type of the nephron is responsible for the development of the osmotic gradient in the renal medulla? वो कौन सा है भाई, जक्स्ट्रा मेडुलरी है। ये दोबारा से सवाल पूछा गया है KMU में, कहाँ से ये पूछा गया है जी, काउंटर करंट मल्टीप्लायर से। मैं आप लोगों को ऐसे नहीं बोल रही थी कि इन दो हमारे पास टॉपिक्स में से, इन चैप्टर के, तो यहाँ से ज़्यादा MCQs आ रहे हैं, आप लोग देख सकते हो, तभी मैंने आप लोगों को वो दो टॉपिक पढ़ाया और अब मैं यहाँ पर MCQs भी करा रही हूँ, आप लोगों को प्रूफ भी
दे रही हूँ। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब हाउ द डिस्टल कन्वल्यूटेड ट्यूब्यूल कंट्रीब्यूट टू रेगुलेट ब्लड ऑफ द पीएच इन द बॉडी। यानी कि हमने डीसीटी को कहा था कि ये क्या करता है, यहाँ पर तीसरा स्टेप होता था हमारे पास फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन में, वो क्या था, सिक्रीशन था। सिक्रीशन कैसे हो रही थी, सिक्रीशन हो रही थी मेंटेन करने के लिए ब्लड की पीएच को। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर बताना है कि ये डीसीटी किस तरह से ब्लड की पीएच को रेगुलेट करने में हमारी जो है यहाँ पर हेल्प करता है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द ग्लूकोज, एक्टिव सेक्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन इनटू द फिल्ट्रेट, या फिर एक्टिव सेक्रेशन ऑफ द सोडियम फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, या फिर ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द पोटेशियम आयन। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास क्या है, एक्टिव सेक्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन। आपने देखा था, मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि जब मैंने आप लोगों को डीसीटी में पढ़ाया था कि यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर सेक्रेशन होती है कहाँ से, हमने ये जो आयंस होते हैं उनको निकालना है, हाइड्रोजन आयन इनटू द फिल्ट्रेट। ठीक है ना, तो फिल्ट्रेट में हमने यहाँ पर क्या करना है, आयन को लाना है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है केएमयू में पूछा गया, ये भी केएमयू 2025 में पूछा गया। अच्छा, सोडियम पोटाशियम पंप इन द डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब आर एक्टिवेटेड बाय। अब यहाँ पर हमने बताना है कि ये जो हमारे पास क्या होते हैं जी, ये जो हमारे पास डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, ये इनमें जो सोडियम पोटाशियम पंप है, कौन सा हार्मोन इनको एक्टिवेट करता है, एल्डोस्टेरोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एंटी नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड, या फिर रेनिन। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास क्या है जी, एल्डोस्टेरोन। पहला हार्मोन हमने पढ़ा था कि यहाँ पर हमारे पास सोडियम पोटाशियम पंप इन द डिस्टल आर एक्टिवेटेड जब हमारी बॉडी के अंदर सोडियम की क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि ये जो हार्मोन है एल्डोस्टेरोन, ये एक्टिवेट हो जाता है और सोडियम को क्या कराता है, रीअब्जॉर्ब कराता है। तो देख ले आप लोग किस किस तरह से जो है ये एमसीक्यूज फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन और हमारे पास काउंटर करंट मल्टीप्लायर से पूछे जा रहे हैं। तो ये दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को एमसीक्यूज भी प्रोवाइड कर दूँगी, टेंशन लेने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। पीपीटी का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग इजीली जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और तसल्ली से बैठकर दोबारा से इसको जो है आप लोगों ने खुद से करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है कि इफ़ अ पर्सन ड्रिंक एक्सेसिव अमाउंट ऑफ द वाटर, यानी कि एक पर्सन ने बहुत ज़्यादा पानी पी लिया, हाउ डज द किडनी रिस्पॉन्ड टू मेंटेन ओस्मो रेगुलेशन। यानी कि किडनी में जब पानी ज़्यादा हो गया तो वो किस तरह से ओस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करता है, इंक्रीज एडीएच एंड रिलीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन, इंक्रीज एल्डोस्टेरोन। देखो एल्डोस्टेरोन निकल रहा था जब सोडियम की क्या थी, डेफिशिएंसी थी, तो इसका तो कोई काम नहीं होगा। ठीक है, या फिर डिक्रीज एडीएच एंड रिलीज एडीएच रिलीज एंड इंक्रीज वाटर एक्सक्रीशन, या फिर डिक्रीज रेनिन सिक्रीशन एंड रिटेन मोर वाटर। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास क्या है कि ये जो है ये क्या किया जाता है, डिक्रीज किया जाता है एडीएच को, ठीक है, और इंक्रीज किया जाता है वाटर की किस चीज़ को, एक्सक्रीशन को। ठीक है, समझ आ गया। एल्डोस्टेरोन को हम नहीं करेंगे क्योंकि एल्डोस्टेरोन क्या करा रहा है, जो हमारे पास सोडियम है उसको क्या कराएगा, एब्जॉर्ब कराएगा। अगर सोडियम एब्जॉर्ब होगा तो वाटर भी क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एडीएच को रिलीज कराएंगे, जिससे हमारे पास क्या होगा, वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करा देंगे, एक्सक्रीट करा देंगे। नेक्स्ट हमारे पास 23rd MCQ है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज इज। केएमयू में पूछा गया, कितना इजी सवाल है कि हमने प्राइमरी फंक्शन बताना है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का, वो क्या है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड सैल्यूट फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल की भाई बात ही नहीं हो रही। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज की, यानी कि रीनल कॉर्पसल की बात हो रही है। तो रीनल ट्यूब्यूल का यहाँ पर कोई काम नहीं है। सिक्रेशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड इनटू द ट्यूब्यूल, ये भी नहीं है। फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, या फिर सप्लाई ऑफ द न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन टू द किडनी टिश्यू, ये भी नहीं है। तो हमारे पास इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारे पास है KMU 2025 में पूछा गया, इन अ हीट स्ट्रोक द हाइपोथैलेमस विल डिटेक्ट इन इंक्रीज इन द कोर बॉडी टेम्परेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्स इज ट्रिगर्ड। ठीक है, यानी कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, हीट स्ट्रोक होता है, तो हमारा हाइपोथैलेमस इस चीज़ को क्या करा देता है, डिटेक्ट कराता है। तो कौन सा रिस्पॉन्स इसमें जो है वो ट्रिगर होता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन इन द शिवरिंग, वैसो डायलेशन इन द स्वेटिंग, या फिर इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट, या फिर रिलीज ऑफ द थायरॉक्सिन। तो इससे क्या होता है, इससे हमारे पास वैसो डायलेशन और स्वेटिंग होती है। वैसो डायलेशन, देखो भाई बॉडी में हीट ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली वैसो डायलेशन होगी। हीट को बाहर हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाहर भेजेंगे,
जाएंगे और साथ में क्या होगी, स्वेटिंग होगी। समझ आ गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कि विच नाइट्रोजनस वेस्ट हैज़ द लोएस्ट सॉल्युबिलिटी इन द वाटर। ठीक है, हमने यहाँ पर बताना है कि नीचे दिए गए नाइट्रोजनस वेस्ट में से किसकी वाटर में सबसे कम सॉल्युबिलिटी होती है। यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, नाइट्रेट। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, यूरिक एसिड की। देखो भाई, यूरिक एसिड वाटर में बहुत कम डिजोल्व होता है इसी वजह से बर्ड्स और रेप्टाइल इसे सेमी सॉलिड पेस्ट की शक्ल में जो है वो एक्सक्रीट करते हैं और पानी के यहाँ पर क्या हो जाती है, बहुत बचत हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि बाय नेचर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज अमोनियोटैलिक, यूरिकोटैलिक, यूरियोटैलिक या फिर अमाइनोटैलिक। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास क्या है, यूरियोटैलिक, क्योंकि हम यूरिया को क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि हाइपरपैराथायरॉयडिज्म में लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ। अब हाइपरपैराथायरॉयडिज्म क्या होता है कि हाइपरपैराथायरॉयडिज्म में पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा रिलीज होता है जिससे ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है। एक्सेस कैल्शियम किडनी स्टोन, खासतौर पर जैसे कि कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन को क्या करा सकता है, बना सकता है। तो उसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा जी, कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन को बनाएगा। ठीक है, समझ आ गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कि डायलाइजिंग फ्लूइड जो डायलाइसिस में यूज़ होता है वो सिर्फ एक फ्लूइड नहीं होता, उसमें यूज़फुल हमारे पास क्या होते हैं, मिनरल्स वगैरह होते हैं। हैज़ सम ऑस्मोटिक प्रेशर एज द ब्लड हैज़ एक्सेप्ट इट दैट इट लैक। यानी कि डायलिसिस फ्लूइड की ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड जैसी होती है लेकिन इसमें क्या मौजूद नहीं होता, ग्लूकोज, वाटर, सोडियम एंड पोटाशियम या फिर नाइट्रोजनस वेस्ट। तो यहाँ पर क्या नहीं होता, नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होते। ठीक है, क्योंकि बॉडी के अंदर ऑलरेडी नाइट्रोजनस वेस्ट है। अगर हमने डायलाइजिंग फ्लूइड में और नाइट्रोजनस वेस्ट डाल दिए तो फिर तो काम ही तमाम हो जाएगा। ठीक है, फिर तो और ही प्रॉब्लम हो जाएगी ना। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कि वन ऑफ द बेस्ट प्रिवेंटिव मेजर फॉर द किडनी स्टोन फॉर्मेशन इज टेकिंग एंटीबायोटिक। यानी कि यहाँ पर प्रिवेंशन हमने बतानी है कि किस तरह से हम किडनी स्टोन होने से हम इसको रोक सकते हैं। ये कहाँ पर पूछा गया, यहाँ पर BUMHS में 2025 में यहाँ पर पूछा गया। तो बहुत ज़्यादा पानी जब हम पीते हैं तो उससे क्या हो जाता है, किडनी स्टोन नहीं होते। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज इंक्रीज इन द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम आयन इन द नेफ्रॉन। अब देखो दोबारा से यहाँ पर जो है वो फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा हमारे पास हार्मोन है जो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम करता है। कौन सा है भाई, एल्डोस्टेरोन है, पहला हार्मोन जो मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि विच पार्ट ऑफ द किडनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग यूरिन बिफोर इट एंटर द यूरेटर। कौन होता है भाई, रीनल पेल्विस है, रीनल मेडुला है, रीनल कॉर्टेक्स है या फिर रीनल पायरामिड है। तो ये कहाँ पर जाता है, रीनल पेल्विस में जाता है। अब रीनल पेल्विस कहाँ पर होता है, किस तरह का स्ट्रक्चर है, ये भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, वन शॉट में देख लीजिएगा। अच्छा जी, लास्ट MCQ है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एक्सक्रीटरी रोल एक्सेप्ट किडनी, अपेंडिक्स, स्किन या फिर हमारे पास लंग्स। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, अपेंडिक्स जो है यहाँ पर एक्सक्रीटरी रोल प्ले नहीं करता। देखो, किडनी यूरिया और एक्सेस साल्ट सेक्रेट करती है, स्किन स्वेट के जरिए पानी और साल्ट निकालती है और लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर एक्सक्रीट करते हैं। बाकी बचा हमारे पास क्या चीज़, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का कोई एक्सक्रीटरी फंक्शन नहीं होता। ठीक है, तो ये थे MCQs अकॉर्डिंग टू द पास्ट 5 ईयर और मैंने इनकी प्रैक्टिस भी करा दी, प्रोवाइड भी कर दूंगी। होप कि ये लेक्चर आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।